अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अली अबड़ो। आप देख रहे हैं वफ़ा सिंध डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सिंध के अमन अमान के हवाले से और पीपल्स पार्टी के 16 साल दौर में जो सिंध के अंदर अमन अमान की सूरत हाल मुसलसल ख़राब रही है, ऐसे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सिंध के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं इमदाद सुमरो साहब, जिनका दी न्यूज़ और जियो ग्रुप से ताल्लुक़ है। आज हम सुमरो साहब से अमन अमान के हवाले से बात करेंगे। सुमरो साहब, पहले तो आपको वेलकम कहते हैं हमारे प्रोग्राम में। हमारा आज का जो मौजू है वो है सिंध का अमन अमान। 16 साल पीपल्स पार्टी के दौर में जो है ख़ास करके जो सिंध का अमन अमान है, 4 डिस्ट्रिक्ट खास करके जो कश्मोर है, कंदकोट है, घोटकी है और शिकारपुर है, वहाँ पे जो है वो अगवाकारी के हवाले से बात करेंगे कि वहाँ का जो ट्राइबल सिस्टम है, वहाँ के जो वडेरे हैं, वहाँ के जो डाकुओं का साथ दे रहे हैं, जो जिनका पीपल्स पार्टी और हुकूमती उनसे भी ताल्लुक़ है। कुछ सरदार और जो है वो उसमें हुकूमत में भी बैठे हुए हैं, मुसलसल उन पर भी इल्ज़ाम लगते रहते हैं कि वो डिकोटों की जो है वो जो धाड़ेल हैं, जिनको हम सिंधी में कहते हैं, उनकी मुसलसल वो सरपरस्ती करते हैं। और हमारे पास जो है वो होम मिनिस्टर से लेके आईजी से लेके डीआईजी से लेके टोटल मतलब जो हुकूमती मशीनरी है वो बिल्कुल जो है वो अमन अमान कराने में नाकाम गई है। उसके क्या सबब है? आप एज ए जर्नलिस्ट इस मामलात को किस नज़र से देखते हैं? मेहरबानी अबड़ो साहब। सबसे पहले ये जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के शहादत की वजह से, उनके खून की वजह से 2008 से पहले जो 5 साल था वो वफात में, और उसके बाद मुसलसल कंटिन्यूस ये 16वां साल है पीपल्स पार्टी सिंध पे हुकूमत कर रही है या सिंध पर मुसल्लत है। उसका जरदारी साहब की जो क़यादत में जो सबसे बड़ा नुकसान है, वो नुकसान ये हुआ कि सिंध ज़िला सतह पे, तहसील सतह पे, तालका सतह पे एक आज़ाद और अलग रियासतों में तब्दील हो गई है। वहाँ जो ज़िले में जो एसएसपी है, जो अमन अमान कायम करने का जो ज़िम्मेदार है, या उसके अंडर में जो एसएचओ हैं, वो किस तरह लगते हैं आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर पता है। 3 करोड़ से 5 करोड़ रुपए जब एसएसपी पैसे देकर जब वो पोस्ट होगा, तो उसकी पहली तरजीह ये होगी कि वो उसे डबल और ट्रिपल पैसे वो कमाए। तो मंथली भी देनी होती है। एक आध एसएसपी को छोड़कर पूरे सिंध के 32 अजला में बाकी जो फोर्स है आपके सामने है। आपने कंदकोट कश्मोर की बात की, वहाँ के एसएसपी साहब बदकिस्मती से उनकी दिलचस्पी करप्शन और स्मगलिंग में बहुत ज़्यादा है। आईजी सिंध की सूरत हाल ये है कि आईजी सिंध का सिंध पुलिस पे कोई कंट्रोल नहीं है। गुज़श्ता 16 साल से सीएम हाउस में फ़र्क बशीर नामी एक किरदार बैठा हुआ है, जो सीएम का पीएसओ है। आधे से ज़्यादा सिंध के अजला वो चलाता है, पोस्टिंग वो कराता है। जब आईजी सिंध का कंट्रोल ना होगा, वो किसी एसएसपी को निकाल नहीं सकता, किसी को पोस्ट नहीं कर सकता, तो उस सूरत हाल में आईजी का अपने फोर्स पर कंट्रोल क्या होगा? इसलिए न वो उनको सज़ा दे सकता है, न जजा दे सकता है। पुलिस के सिस्टम का बिल्कुल जो मुकम्मल तौर पे ख़ात्मे का इससे अंदाज़ा लगाएं कि आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन को एक अलग से एक टास्क फोर्स बनाना पड़ा जो मंशात को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इस वक्त सिंध के जितने भी अजला हैं, ख़ास तौर पे ये जो साउथ सिंध है जिसको हम लाड़ पट्टी कहते हैं, वो मावा, गुटका, मंशात का गढ़ है। वहाँ पर हर तीसरा चौथा आदमी आपको गले के और मुंह के कैंसर में मुब्तला मिलेगा। जहाँ तक डकैतों की बात है, जो अपर सिंध के 4 अजला में जो ये जो कैंसर फैला हुआ है, उसमें आप देखेंगे कि डकैतियों की वारदात में या डाकुओं की वारदात में जब फसल उतरती है तो उसमें इजाफा हो जाता है। ज़्यादातर ये पुलिस अफसरान नॉर्मल पुलिसिंग करते ही नहीं है। जैसे ही कच्चे में आप का ताल्लुक ज़मींदार घराने से, आपको पता होगा कि जैसे ही कच्चे में फसल उतरती है तो ये पुलिस अफसरान पहुंच जाते हैं डाकू से अपना हिस्सा वसूल करने। अब डाकू वहाँ पर इतने मजबूत हो चुके हैं, उन्होंने रियासत के अंदर रियासत बनाई हुई है। पुलिस में कैपेबिलिटी नहीं है, सलाहियत नहीं है, वो चाहते नहीं है डाकू को ख़त्म करने। उसके साथ साथ एक बड़ा सवाल है कि सिंध का होम डिपार्टमेंट गुज़श्ता कई सालों से, बल्कि दहाइयों से एक फोर्स है जिसका नाम रेंजर्स है, इसको पाल रही है। सिंध में बड़ी तादाद में वो डिप्लॉयड है, उसका हमें कोई किरदार नज़र नहीं आता। आईजी असर्ट नहीं करता, डीआईजी को काम से ज़्यादा पैसे कमाने की दिलचस्पी है। तो इस सूरत हाल में किसी भी खित्ते की, किसी भी सूबे या किसी भी मुल्क और वतन की सूरत हाल यही होगी जो आज हम सिंध में देख रहे हैं। कराची में हम जिस जगह पे बैठे हुए हैं, ये डिस्ट्रिक्ट साउथ है,
यहाँ पर तो कुछ ना कुछ कंपैरेटिवली अमन अमान है, लेकिन अगर आप क्लिफ्टन ब्रिज से उस तरफ जाएंगे तो आपको पता नहीं है कि आप सेफ और सिक्योर जाएंगे और वापस आएंगे। और कराची में शायद ही कोई शहरी मिला हो जो इस शहर में 3 से 4 दफ़ा लूटा और न गया हो। मतलब शहर कराची डकैतों और स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हवाले है, अपर सिंध डाकुओं के हवाले है, और बाकी सिंध जो है वो वडेरों और भौतारों के हवाले है, जो सिंध के जो गोश्त है, जो बचा कुचा जो मांस है, उसको वो भंबोड़ रहे हैं और करप्शन की दलदल में है। इसलिए न ये जो डाकू या अमन अमान की जो परवाह है, डाकू को ख़त्म करने की परवाह न सिंध गवर्नमेंट के को है, न पीपल्स पार्टी को है, न पुलिस को है। इसलिए जो पिस रहा है वो आम और गरीब और आम आदमी पिस रहा है। सुमरा साहब, जैसा कि आपका बहुत बड़ा तजर्बा है और आप नज़र रखते हैं इस सब मामलात पे, मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि जो एसएसपीज़ मुकर्रर हो रहे हैं सिंध में, आपको पता है कि जैसा कि शिकारपुर का मिसाल है कि शिकारपुर में 15-15 दिन में 8-8 दिन में भी एसपी चेंज हुआ है। मुसलसल मतलब अगर सियासी इन्वॉल्वमेंट होगी, सियासी मुदाखलत होगी एसएसपीज़ को या आईजीज़ को, वो डायरेक्शन देंगे तो अमन अमान की सूरत हाल कैसे बेहतर होगी। जबकि जो वडेरे हैं, जिनका मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि वो मुदाखलत करके वो जो डकैत है उनको शेल्टर देते हैं अपने अपने इलाकों में। मेजॉरिटी जो एमएनए एमपीओज हैं हमारे सिंध के, जो पीपल्स पार्टी के, उनके साथ जो गार्ड हैं, बहुत सारे ऐसे भी एमएनएज और एमपीएज हैं, वो 10-10 केसेस वाले जो गार्ड हैं वो रखते हैं, उनको पुलिस हाथ ही नहीं डालती, क्योंकि वो डकैत होते हैं, 10-10 केसेस होते हैं अगवा के और कत्ल के वारदातों में वो मुलविस होते हैं, एमएनए एमपीएज के साथ डालों में घूम रहे होते हैं, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। आखिरकार इसको इस पूरे जो धर्म बरम हुआ निज़ाम है, इसको कौन बेहतर करेगा, कैसे हो सकता है बेहतर? आपकी नज़र में कौन आएगा जो बेहतर करेगा इसको? अब साहब, सबसे पहली बात यह है कि कोई किसी का बंदा हो, पहली बात तो ये जो सरदार जागीरदार जो हैं, ये जो मुसल्ला लोगों की फोर्स लेकर ये घूमते हैं, आप अक्सर बेशतर कराची शहर में भी ये मनाजर देखते होंगे, हैदराबाद का हाल उससे ज़्यादा बुरा है। तो जो क्रिमिनल है, जब तक उस क्रिमिनल को क्रिमिनल के तौर पर ट्रीट नहीं किया जाएगा, वो किसी का भी आदमी क्यों ना हो। एक छोटी सी मैं मिसाल आपको देता हूँ। खैरपुर में जागीरानी और सोलंगी तकरार है, कई मासूम जानें ज़ाया हुई है। अब जागीरानी और सोलंगी आपस में सुलह करना चाहते हैं, लेकिन जागीरानी बरादरी का जो सरदार है, कई दफ़ा लोग उसके पास चल के गए हैं, पीपल्स पार्टी का एमपीए है सुंदरानी साहब, वो टाइम नहीं दे रहा, क्योंकि इन सरदारों की, वडेरों की, जागीरदारों की, वो चांडियों सरदार हो, मक्सी सरदार हो, सुंदरानी हो, कोई भी सरदार हो, उन सब की जो दुकानदारी है वो इस पे चलती है, इस पे चलती है और कबायली तनाज़े पे चलती है। अब कबाइल में तनाज़ा नहीं होगा, सुलह हो गई, डकैत नहीं होंगे, तो इन सरदारों का, वडेरों का कोई भी दबदबा कायम नहीं होगा और उनकी दुकानदारी नहीं चलेगी और उनके गुलशन का कारोबार नहीं चलेगा। लिहाजा पुलिस मुकम्मल तौर पे गैर सियासी होनी चाहिए, वहाँ के हद के एसएसपी और एसएचओ को पाबंद करना चाहिए, वो किसी सियासी मुदाखलत से हट कर वो अपना किरदार अदा करें, जो किरदार ना अदा करें उनके लिए जो कवानीन में मौजूद सज़ाएँ हैं उनको सज़ा दी जाए, उनको सूबे बदर किया जाए, उसको ज़िले से निकाला जाए और मेरिट पर, प्योर मेरिट पर मुकर्रियाँ की जाए। और पुलिस के ऊपर जो पब्लिक सेफ्टी कमीशन है, कंप्लेंट्स जो कमेटी है, उसको फाल किया जाए, उस पर नज़र भी रखी जाए, मतलब पुलिस के ऊपर चेक एंड बैलेंस हो। लेकिन सबसे पहले जो ज़रूरी बात है वो ये है कि उनको मुकम्मल तौर पर आज़ादी दी जाए, उसके बाद उसकी पूछताछ की जाए। जब तक पुलिस से ये सियासी हाथ ख़त्म नहीं होगा, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट ख़त्म नहीं होगी, पैसों पर ये मुकर्रियाँ ख़त्म नहीं होगी, तब तक सिंध में, कराची समेत पूरे सिंध में अमन अमान शर्मिंदा ताबीर कभी भी नहीं। मेरा एक और सवाल है यहाँ पे आपसे कि फेडरल गवर्नमेंट और इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें है, जैसा कि सिंध में मुसलसल ये वाक़यात हो रहे हैं, इवन के जो अगवा हुए लोग हैं, जो मुगवी हैं, उनकी बहुत सारी मरतबा वीडियोज़ वायरल हो चुकी है, नाजिबा वीडियोज़ वायरल की गई है, तशद्दुद की वीडियोज़ वायरल की गई है। हुकूमत के रिट को मुसलसल जो डकैत हैं, 500-600-700 डकैत होंगे, वो चैलेंज कर रहे हैं उनकी रिट को। और इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी मेजॉरिटी मैं कहूँगा कि खामोश होती हैं, फेडरल से लेके सूबाई तक के इस पर कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जाता। इससे छुपे आखिरकार क्या वजूहत हैं कि फेडरल हुकूमत को ही कुछ करना चाहिए? हालांकि 18वीं तरमीम के बाद ये सूबे का काम है अमन अमान संभालना, उस पर कंट्रोल करना। अमर साहब, बुनियादी बात यह है कि जिन साहिबान को, जिन लोगों को, जिन सियासतदानों को, रहनुमाओं को आप वोट देकर इक़्तिदार में लाते हैं,
अपने ऊपर मुसल्लत करते हैं, जब उनको आपके साथ कोई दिलचस्पी नहीं है, वो आपको अमन अमान फराहम नहीं कर रहे हैं, आपके बच्चों के मुंह की रोटी छीन रहे हैं, जो आपको साफ़ पानी पीने का मुहैया नहीं कर रहे हैं, जो गंदे पानी के निकासी पे भी पैसे खाते हैं, जो अस्पतालों का फ़ंड खा जाते हैं, जो तालीमी इदारों का फ़ंड खा जाते हैं, तो जब उनको आपसे दिलचस्पी नहीं है तो फेडरल गवर्नमेंट या दूसरे सूबों को क्या पड़ी हुई है कि वो आपकी मदद करें। और पूरे पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमायतें हैं, जिसमें इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, इन सब ने और बशमूल इस्टबलिशमेंट ने हम सिंधियों के हाथ पैर बांध के हमें पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब के सामने फेंक दिया है, और वहाँ से हमें सिर्फ ताने ही मिलते हैं कि आपके पास कोई अल्टरनेटिव है। लेकिन अवाम भी तो सुमरो साहब, सिंध की जो अवाम है मुसलसल पीपल्स पार्टी कह रहे हैं कि हमें वोट देते हैं और हम इक़्तिदार में अवाम के ज़रिए आते हैं, अवाम हमें चुन रही है, तो अवाम की भी मेरे ख्याल में ये है कि वोट क्यों फिर बार बार पीपल्स पार्टी को दिया जा रहा है, इतनी गंभीर सूरत हाल होने के बावजूद भी। अब साहब ये चीज़ डिबेटेबल है। 2018 का इलेक्शन जिसमें तो एक किरदार था अयाज महर, और 2024 का इलेक्शन वो अलग ऐलान और फखरिया बताता है कि वो मैंने पैसे देकर जरदारी साहब को जितवाया है। मीन्स के जरदारी साहब ने पैसे देकर ये दोनों तीनों मरतबा इक़्तिदार हासिल किया है। फिर अगर आप इलेक्शन की जो एदाद व शुमार है उस पर अगर आप नज़र डालेंगे, जो मुखालफीन हैं उनके वोट कितने हैं और उसके पीपल्स पार्टी के वोट कितने हैं, 20 से 23%, 24% टोटल माना टर्न ओवर वोट्स का होता है, उसमें मुखालफीन के वोट ज़्यादा होंगे। आप इस 2024 के इलेक्शन को उठा के देखें और पीपी के वोट कम होंगे। तो जब तक पाकिस्तान की सियासी जमायतें हमें इंसान नहीं समझेंगी, बराबर का शहरी नहीं समझेंगी, सिंध में संजीदा सियासत नहीं करेंगी, तो पीपल्स पार्टी की जो ये बादशाहत और शहनशाहत ये ख़त्म नहीं होगी, और ये जो लूट खसूट, करप्शन, अकरबा परवरी और नाअहलियत का जो निज़ाम है सिंध के ऊपर ये मुसलत है, ये जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक न सिंध में अमन अमान आएगा, न सिंध के हालात बेहतर होंगे, न सिंध के किसी भी शोबे में बेहतरी आएगी। नाज़रीन, आपने इमदाद सुमरो साहब की जो है वो तज्ज़िया सुना, और उसकी जो बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन है सिंध के हवाले से, सिंध की अमन अमान हो या जो और मामलात हैं, क्योंकि ये कितने ही सालों से मुख्तलिफ वाक़यात को रिपोर्ट किए जा रहे हैं और उनका बहुत बड़ा तजर्बा रहा है। उन्होंने अपना तज्ज़िया पेश किया कि सिंध में जो है वो MNA, MPAs और वडेरे जो है वो नहीं चाहते कि सिंध में अमन अमान हो, क्योंकि IG से लेके SSP तक, SHO तक पैसे भरकर वो आते हैं, तो फिर वो अमन अमान क्यों करवाएंगे और वो क्यों दिलचस्पी लेंगे, क्योंकि पैसे भर के आते हैं तो उनको पैसे ही कमाने हैं सिर्फ। नाज़रीन, ये आज का हमारा प्रोग्राम था सिंध की अमन अमान के हवाले से। हम लेंगे इजाज़त किसी अहम इशू पे बात करने तक। अल्लाह हाफ़िज़।